नमस्कार दोस्तों। महाकाल के समाचार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मई 2026 के ऐतिहासिक चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में अचानक आए बदलावों के बारे में। एक ऐसा दौर जहां सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीति, सख्त कार्रवाइयों और क्राइम का एक बेहद पेचीदा जाल बुना गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो महाकाल के समाचार को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। अब जरा इन तारीखों को ध्यान से देखिए। ये सब कुछ महज एक हफ्ते से थोड़े ही ज्यादा समय के भीतर हुआ है। 4 मई को चुनाव के नतीजे आए और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 6 मई को नए मुख्यमंत्री के एक बेहद करीबी सहयोगी की हत्या हो गई। फिर 14 मई को एक खौफनाक बम धमाके की धमकी मिलती है और 15 मई आते आते जेलों में छापेमारी और बड़े अधिकारियों के सस्पेंशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। वाकई ये एक बहुत ही तेज और उथल-पुथल भरा ट्रांजिशन था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम विषयों को जोड़कर इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक जीत, प्रशासनिक स्तर पर हुए बड़े एक्शन, हत्या की सनसनीखेज जांच, वो एक डिजिटल सुराग जिसने सब कुछ खोलकर रख दिया, और आखिर में एक फर्जी बम की धमकी की कहानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सियासी नींव से जिस पर यह नई सरकार खड़ी हुई। बात करते हैं ऐतिहासिक जीत और भवानीपुर की। 207 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 294 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में ये आंकड़ा बीजेपी की एक बहुत बड़ी, एक मैसिव जीत को दर्शाता है। ये एक भारी उलटफेर था क्योंकि पिछले चुनावों में उनके पास केवल 77 सीटें थीं, जबकि सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस इस बार महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस जीत के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा रणनीतिक फैसला सामने आया। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम से उन्होंने 9,665 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने उस सीट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बरकरार रखा भवानीपुर सीट को, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। पूर्व मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में हराने का जो प्रतीकात्मक महत्व है, उसी के चलते उन्होंने ये अहम फैसला लिया। राजनीतिक जीत के बाद अब बात करते हैं प्रशासन की। नई सरकार आते ही जो सबसे पहली चीज दिखी वो थी प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत ही सख्त सफाई अभियान। यहां उन बड़े अधिकारियों की लिस्ट है जिन पर सीधे गाज गिरी। आईपीएस विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आरजी कर, रेप और मर्डर केस में कथित लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया। वहीं प्रेसिडेंसी जेल के सुपरिटेंडेंट एम कुजूर और चीफ कंट्रोलर दीप्ता घराई को जेल के अंदर निषिद्ध या कॉन्ट्राबैंड सामान मिलने के कारण निलंबित कर दिया गया। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाइयां नहीं थीं। और प्रेसिडेंसी जेल में आखिर मिला क्या था? 23। जी हां, कोलकाता और राज्य पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान अचानक हुई 4 घंटे की छापेमारी में 23 मोबाइल फोन और 30 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद हुए। ये बात इसलिए इतनी हैरान करने वाली है क्योंकि इस जेल में कई बहुत ही हाई प्रोफाइल कैदी बंद हैं। इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल पर नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ये बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, रक्षक ही भक्षक बन गए थे। इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि इन सख्त कदमों के पीछे उनकी सरकार की सोच क्या है। अब एक तरफ जहां प्रशासन को दुरुस्त करने का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही खौफनाक आपराधिक घटनाएं आकार ले रही थीं। सवाल ये उठता है कि ऐसे ट्रांजिशन के नाजुक वक्त में मुख्यमंत्री के इतने करीबी लोगों को आखिर निशाना कौन बना रहा था। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे अहम विषय पर, मुख्यमंत्री के सहयोगी की हत्या की जांच। हुआ ये कि चुनाव नतीजे आने के सिर्फ 2 दिन बाद 6 मई को मुख्यमंत्री के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये दुस्साहसिक घटना मध्यमग्राम में एक बीच सड़क पर हुई। सत्ता के इतने करीब हुए इस हमले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस की जांच तुरंत हरकत में आई और जो तार जुड़े वो राज्य के बाहर तक गए। इस जानकारी पर गौर करें। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य और उत्तर प्रदेश के बलिया से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मानना है कि ये तीनों संदिग्ध हिटमैन यानी भाड़े के हत्यारे थे। लेकिन रुकिए, यहां कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आरोपी राज सिंह के परिवार का दावा है कि उसे पूरी तरह से फंसाया गया है। उनके ड्राइवर के इस बयान को देखिए, जिसमें उसने बताया कि वे तो बस अयोध्या की यात्रा से लौट रहे थे और रास्ते में खाना खा रहे थे। तभी पुलिस आई और उन्हें उठा लिया। अब परिवार वालों ने इस मामले में सीबीआई जांच का स्वागत किया है।
अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये कथित कातिल पकड़े कैसे गए? वो डिजिटल सुराग क्या था? कहते हैं ना कि अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। सबसे पहले इन संदिग्धों ने भागने वाली कार पर सिलीगुड़ी की एक फर्जी नंबर प्लेट लगाई। फिर जब उनकी गाड़ी बल्ली टोल प्लाजा से गुजरी तो एक संदिग्ध ने यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो पेमेंट फेल हो गया। बस यहीं गड़बड़ हो गई। दूसरे संदिग्ध ने तुरंत अपने पर्सनल फोन से पेमेंट कर दिया और दोस्तों, उसी एक छोटी सी गलती ने उनका केवाईसी फुटप्रिंट पुलिस के हाथों में सौंप दिया। एक फेल हुए डिजिटल पेमेंट ने उनके भागने का पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। शूटर तो उस डिजिटल सुराग से पकड़े गए, लेकिन असल मास्टरमाइंड कौन था, ये पता लगाने के लिए अब सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। 7 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो अब कई राज्यों में छापेमारी कर रही है ताकि इस पूरी साजिश का सच सामने आ सके। राजनीतिक उथल-पुथल और हत्या के इस माहौल के बीच एक और घटना ने राज्य की नींद उड़ा दी। हमारा आखिरी विषय, फर्जी बम की धमकी। 14 मई को भवानीपुर पुलिस को एक बेहद डरावना ईमेल मिला। इस ईमेल में नए मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए अल-कायदा से जुड़े एक सुसाइड बॉम्बिंग यानी आत्मघाती हमले की धमकी दी गई थी। जाहिर है इसके बाद राज्य सचिवालय में और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया। इस खतरे से निपटने के लिए पुलिस की साइबर सेल ने तुरंत आईपी ट्रैकिंग का सहारा लिया। ये वो तकनीक है जिससे इंटरनेट कनेक्शन की फिजिकल लोकेशन का पता लगाया जाता है, और यही आईपी ट्रैकिंग पुलिस को सीधा कोलकाता के गार्डन रीच इलाके तक ले गई। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। गार्डन रीच से जब हसनैन अली नाम के शख्स को पकड़ा गया तो पता चला कि यह कोई बड़ा आतंकी खतरा था ही नहीं। इस संदिग्ध ने महज अपनी एक निजी दुश्मनी निकालने के लिए एक महिला के ईमेल पते का इस्तेमाल किया था ताकि बम की धमकी के केस में उस महिला को फंसाया जा सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल एक बेहद ही तेज और चुनौतीपूर्ण ट्रांजिशन से गुजर रहा है। एक ऐतिहासिक चुनावी जीत, उसके तुरंत बाद कड़े प्रशासनिक एक्शन, एक सनसनीखेज हत्या और फिर ये अजीबोगरीब फर्जी धमकियां। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तमाम घटनाएं राज्य के भविष्य और उसकी स्थिरता को कैसे तय करेंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो महाकाल के समाचार को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।